प्रणाम। मैं हूं संजीव अरुण कुमार और एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं गौरव टॉकीज में। और आज हमारे मेहमान हैं एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें पता है कि आपका पैसा कहाँ लगाना है, आपका पैसा कहाँ से फल फूल सकता है। बिल्कुल। तो आप हैं श्री शैलेंद्र तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने नहीं, मुझे मौका इसलिए भी देना था, मुझे मिलना इसलिए था क्योंकि आप ना बात पैसे की करते हैं, तो पैसे की बात जहाँ होती है वहाँ अच्छा लगता है। मेरा काम ही वही। तो शैलेंद्र जी, पिछले जहां तक मैं जानता हूँ एक दशक से ज्यादा समय, कितना समय हो गया आपको लोगों के पैसे इन्वेस्ट मुझे ऑलमोस्ट 17 ईयर्स, मैं 2009 से मैं इस फील्ड में हूँ जी। 2009 में एज अ सब ब्रोकर काम शुरू किया था मैंने स्टॉक मार्केट का। कमोडिटीज़ में और इक्विटीज़ में लोगों के पैसे लोग मेरे थ्रू डीमैट अकाउंट ओपन कराते थे और ट्रेड करते थे। चलिए मैं बता देता हूँ, आप हैं शैलेंद्र तिवारी जी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। और जब मैं आपसे मिलने आ रहा था ना, तो हम कुछ जगहों पर बैठे थे, कुछ लोग थे हमारे साथ जो अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं इधर उधर। तो उन्होंने कहा संजीव आप जा रहे हो ना, तो उनसे कुछ सवाल पूछना। तो देखिए मैं लिस्ट बना के ले आया हूँ, लंबी चौड़ी लिस्ट है आपकी। तो शैलेंद्र जी लोगों के पैसे सही जगह इन्वेस्ट कराते हैं, यानी म्यूचुअल फंड्स में, SIP में, ये सारी चीजें। तो ये क्या होता है, कैसे होता है, उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करें? बिल्कुल श्योर। तो ये सवाल है मेरा, एक तो आजकल ना मार्केट में बड़ा चल रहा है कि टीवी पर ऐड भी आ रहा है। बिल्कुल। म्यूचुअल फंड्स है क्या? म्यूचुअल फंड्स क्या है? जैसा मैं बता रहा था कि 2009 से मैं अपने इस फील्ड में मैं आया जी। म्यूचुअल फंड्स के फील्ड में नहीं, इस स्टॉक मार्केट के फील्ड में मैं आया। तो 2009 से मैं इस फील्ड में हूँ और म्यूचुअल फंड में लगभग पिछले 10-12 सालों से एग्रेसिवली म्यूचुअल फंड्स में लोगों को इन्वेस्ट करा रहा हूँ। तो मेरा मेन फोकस म्यूचुअल फंड्स पे ही है, ना कि स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट ट्रेडिंग पर। तो म्यूचुअल फंड्स क्या है? म्यूचुअल फंड्स एक सामूहिक निवेश का माध्यम है जिसके तहत जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स हैं वो आपके पैसे एकत्रित करके तमाम एसेट क्लासेस में, जैसे इक्विटीज मतलब शेयर बाजार में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, डेट्स मीन्स फिक्स डिपॉजिट्स में, ऐसी ऐसी जगहों पर आपके पैसे लगाते हैं म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से। अच्छा। तो यही बेसिकली म्यूचुअल फंड यही है कि आपके पैसे डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट किए जाते हैं फंड मैनेजर्स के थ्रू। मुझे कुछ ऐसा समझ आ रहा है कि मैंने आपको 100 रुपए दिए, तो आपने 10 रुपए इधर, 5 रुपए उधर, 20 रुपए, ऐसा कुछ? राइट। हाँ, अब मैं उसको थोड़ा क्लियर कर दूं। जैसे आपने मुझे दिए तो मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। मैंने बताया कि वो फंड मैनेजर्स होते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो जो AMCs हैं, अलग अलग एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती हैं, निपॉन है, HDFC है, ICICI है, SBI है, सो मेनी कंपनीज देयर। तो उन एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के थ्रू आपके पैसे इन्वेस्ट होते हैं। हम ये डिसाइड करते हैं कि आपको किस फंड में मुझे ले जाना चाहिए। अच्छा, ये आप उनको सलाह देते हैं। हाँ। अच्छा, पहला बड़ा महत्वपूर्ण सवाल मुझे याद आ गया कि रजिस्टर्ड है आप? हाँ बिल्कुल, मैं ARN रजिस्टर्ड हूँ, NISM सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड रजिस्टर्ड हूँ मैं। अच्छा, इन्वेस्टर। तो चलिए, जो इस फील्ड के लोग हैं ना उन्हें ये पता होगा, क्योंकि मुझे बस इतना पता है कि आप सर्टिफाइड हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अभी जो मुझसे पूछा जहां मैं बैठा था, तो उन लोगों ने जो मुझे लिख के दिया है कि कितने तरीके के म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं या होते हैं? हाँ देखिए, म्यूचुअल फंड्स कई तरीके के हैं। जो मैं लोगों से, चूंकि दर्शकों से बात कर रहा हूँ तो साधारण भाषा में मैं बता दूं। जैसे लार्ज कैप फंड्स हैं, स्मॉल कैप फंड्स हैं, मिड कैप फंड्स हैं, मल्टी कैप फंड्स हैं, फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स हैं, कमोडिटी फंड्स ऑफ फंड्स हैं। तो बहुत सारे फंड्स हैं। अब बेसिकली थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ इनके बारे में कि जो लार्ज कैप फंड्स हैं वो जो हमारे इक्विटी मार्केट में टॉप 100 कंपनीज हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। अच्छा, वो लार्ज कैप फंड्स, जिनकी नेटवर्थ थोड़ी बड़ी है। हाँ, वो लगभग 20,000 करोड़ के ऊपर के नेटवर्थ वाली, ठीक है। और 5,000 से 20,000 वाली वो मिड कैप फंड्स हैं, जो 101 से लेकर 250 टॉप कंपनीज जो हैं। और 251 251 से लेकर के ऊपर जो भी कंपनी, वो स्मॉल कैप कंपनीज हैं। ये तो 3 कैटेगरी। राइट, नहीं 3 नहीं है, और भी है। फ्लेक्सी कैप है। फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर को आज़ादी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आपका पैसा लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, एज पर द मार्केट कंडीशंस, जैसे मार्केट जब गिर रहा होता है, उसमें रिस्क ज़्यादा होता है, तो आपके पैसे को वो सेफ फंड्स मतलब लार्ज कैप फंड्स में मूव कर देते हैं। जब मार्केट में चलने का टाइम होता है वो ये जज करते हैं, तो फिर वो आपके लार्ज कैप से हटा करके पोटेंशियल वाले स्मॉल कैप, मिड कैप में पैसा इन्फ्यूज कर देते हैं।
उसी तरह से मल्टी कैप है, मल्टी कैप में आपके 75% तक पैसे, 25% स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप तीनों में लगे होते हैं। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड वो होता है जिसमें इक्विटी और डेट्स, मतलब फिक्स डिपॉजिट और इक्विटी का दोनों का रेशियो होता है। जैसे वो थोड़ा कम रिस्की फंड है और रिटर्न भी उसी हिसाब से देता है, थोड़ा कम देता है। तो जैसे जिनका रिस्क एपेटाइट कम है, जो थोड़ा ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, जी। वैसे फंड्स में इन्वेस्ट कराते हैं। ओके, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड्स क्या है, और अभी मुझे कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है। अभी हम और चर्चा करेंगे, और जब मैं यहाँ से निकलूंगा तो मैं ढेर सारी जानकारी लेके आज निकलना चाहता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि वही है ना, बात पैसे की हो रही है। जरूरी भी है। अच्छा, आजकल ना पिछले कुछ टाइम से हम सुन रहे हैं, मतलब जहां भी हम लोग मिलते हैं, यहाँ बैंकर्स मिलते हैं, तो वो चर्चा करते हैं कि भाई SIP करो। तो ये है क्या SIP? SIP कोई प्रोडक्ट नहीं है, पहले मैं क्लियर कर दूं। SIP इज अ वे टू इन्वेस्ट। जैसा SIP स्टैंड्स फॉर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ओके। तो ये एक टर्म है जिसके थ्रू हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, ठीक है। SIP एक तरीका है। तो दो तरीके से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, एक लमसम, एक मुश्त, अच्छा, एक और एक SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो एक मंथली या वीकली या क्वार्टरली SIP करते हैं। तो SIP का वैसे चलन मंथली का ज्यादा है, मंथली में ही पर डे भी कर सकते हैं SIP? यस, पर डे का भी ऑप्शन है, लेकिन लोग मंथली ही करते हैं और मंथली ही करना ठीक है। तो SIP एक तरीका है, SIP कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो आप SIP को अपने लाइफ में हर एक चीज में अपना सकते हैं। जैसे आप अपने हेल्थ के लिए भी SIP कर सकते हैं। ओके। जैसे डेली आधे घंटे जॉगिंग कर रहे हैं या एक्सरसाइज, ये SIP है। आपकी हेल्थ में SIP हो गई। तो SIP एक तरीका है। बड़े आसान शब्दों में आपने समझा दिया कि क्या है SIP। तो अभी मैं भी समझ गया, और अभी हम लोग इस पे विचार करेंगे। और आज चूंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, बोलते हैं कि नहीं भैया मुझे म्यूचुअल फंड में नहीं, मुझे SIP में पैसा लगाना है। तो कोई बोलता है कि मुझे SIP नहीं, म्यूचुअल फंड में लगाना है। तो भाई ये समझने की जरूरत है कि SIP कोई चीज नहीं है, तरीका है। SIP इज अ वे टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स और एनीवेयर। जी, तो ये अच्छी जानकारी रही। अच्छा, ये है कि जैसे लोगों ने पैसे रखे हैं बैंक में, घर में कैश रखा हुआ है, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड्स में निवेश क्यों करना चाहिए? क्योंकि पैसा उनका ऑलरेडी पड़ा हुआ है बैंक में, थोड़े मिल भी रहे हैं, उनको इंटरेस्ट मिल रहा है सालाना। म्यूचुअल फंड्स क्यों? बिल्कुल, देखिए ये आपका मैं जवाब देता हूं कि म्यूचुअल फंड्स में लोगों को क्यों निवेश करना चाहिए। जो बैंक्स के रिटर्न है, जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट का तरीका हमारा है, जो बैंक्स हैं या फिर पोस्ट ऑफिस है, ये जो ट्रेडिशनली लोग इन्वेस्ट करते हैं, इन्हीं सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं। जी। तो यहाँ पर आपका 6 से 7% के अप्रॉक्स रिटर्न बन पाता है, 6, 6.5 या 7। तो ये कोई इस तरह का रिटर्न नहीं है जिससे आप कुछ वैल्यूएबल रिटर्न नहीं है। आपको इन्वेस्टमेंट वहाँ करनी चाहिए जहाँ आपका इन्वेस्टमेंट आपके इन्फ्लेशन को बीट करे। बिल्कुल। तो ये कैपेबिलिटी म्यूचुअल फंड्स में है, और इसने प्रूव भी किया है। बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं या फिर जिसमें मैंने भी लोगों को इन्वेस्ट कराए हैं, उनके अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे लॉन्ग टर्म में, तो लगभग 15% से 20% के आसपास के रिटर्न उनके बनते हैं। हालांकि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग कमिट नहीं करते हैं कि इतने रिटर्न बनेंगे। मैं ये केवल पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर बात कर रहा हूँ। तमाम फंड्स हैं, मैं डिस्कस कर सकता हूँ, एक दो फंड्स के मैं नाम आपको बता सकता हूँ। जैसे निप्पॉन इंडिया का ग्रोथ फंड है, वो मिड कैप फंड है, 1995 में लॉन्च हुआ था 10 रुपए पर। अच्छा, आप आइडिया लगा सकते हैं कि उसका आज का NAV, नेट एसेट वैल्यू, उसका रेट क्या होगा। वो 10 रुपए से शुरू हुआ था। हाँ, 95 31 साल में आप एक आइडिया लगाइए कि वो उसका रेट कितना होगा। 10 रुपए तो 100 रुपए मान लेता हूँ। 100 रुपये, 100 ना, और भी बता सकते हैं आप 20 गुना, 20 गुना, 30 गुना, 40 गुना। आज उसका रेट है 4,400 समथिंग, जो 10 रुपए से शुरू हुआ था। राइट। आप ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ। यानी उस समय अगर किसी ने 100-200 लिए होंगे, अगर समझ लीजिए सिंपली मैं बोलूँ, अगर किसी ने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट अगर किए होंगे तो उसके 4.5 करोड़ के आसपास होंगे। अगर किसी ने 10,000 भी लगाए होंगे तो उसके 45 लाख रुपए आज की डेट में होंगे। और उसका CAGR रिटर्न, जो कंपाउंड एवरेज ग्रोथ रेट उसका है, वो 22% के आसपास है। वो 22% के हिसाब से पैसा बढ़ा रहा है, बस इतना ही है। तो 20-22% का अगर आपको रिटर्न मिलता है तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न है। अगर आप इस ग्रोथ से आप पैसे को बढ़ाते हैं और एक लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप भी फ्यूचर में ऐसे पैसे बनाएंगे। भाई मुझे तो लगता है कि आज से ही इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए। और प्लीज मुझे भी कुछ, देखिए इसमें इतना पोटेंशियल है। 2 एग्जांपल मैं और बता देता हूँ। जी। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, जो मुझे याद मतलब फंड्स तो मेरे जबान पर बहुत सारे हैं। उसका इंसेप्शन डेट है 24 फरवरी 2014 को मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड लॉन्च हुआ था 10 रुपए पर। आज के डेट में उसका रेट आई थिंक
₹95-96 के आसपास है। 10 इन 12 सालों में 9 साढ़े 9 गुना। ठीक है, आप ट्रेडिशनली आप देखिए कि आप पैसा कहीं भी अगर आप 10 साल पहले या 12 साल पहले बैंक में लगाते तो 10 सालों में पैसा डबल हो रहा है, 10 साढ़े 10 सालों में। तो आई थिंक अगर 1 लाख लगाते हैं अगर उस फंड में, अगर बैंक्स में, तो आपका लगभग 2.25 लाख, हार्डली 2.5 लाख होता है। जी। इसमें आपका 9.5 लाख है। तमाम रिस्क को खत्म करते हुए। लेकिन अभी यहीं पर सवाल आता है मेरे जहन में कि रिस्क भी तो होगा, क्योंकि अब ज्यादा मिल रहा है ऐसा लग रहा है। हाँ, नो डाउट रिस्क तो है। अब रिस्क क्या है मैं वो समझाता हूँ। इसमें बाजार का रिस्क है। जैसे आपने सुना होगा डिस्क्लेमर की म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्ट। बहुत बाजार जोखिमों के अधीन है। मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ जी। कि म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, कृपया निवेश करने से पहले सारे दस्तावेज पढ़ लें। जी। तो इसमें बाजार का रिस्क है। शेयर बाजार प्रतिदिन ऊपर नीचे होता रहता है, तमाम फैक्टर्स पर काम करता है। जो इंटरनल फैक्टर्स हैं, माइक्रोज जो बाहर के फैक्टर्स हैं, जैसे आजकल आप देख रहे हैं ईरान इजराइल की और यूएस की वार है, उसका भी असर पड़ता है इंडियन। हाँ, देयर इज नो डाउट। ये संवेदी सूचकांक है। संवेदी मतलब बहुत संवेदनशील है। कहीं भी छोटी घटनाएं होती हैं उसका असर होता है, अच्छी बुरी चीजों का। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये चीजें पीछे छूट जाती हैं। 2009 में मैंने बिजनेस शुरू किया था। 2008 में मैं इस मार्केट में एंट्री किया था। उस समय का सेंसेक्स का लेवल हाईएस्ट 21,000 था और उसी साल रिसेशन आया था, लेमन ब्रदर्स क्राइसिस, ये यूएस में हुई थी। अच्छा। तो उस समय सेंसेक्स आई थिंक मुझे जहां तक याद है कि वो लगभग 8,000 के आसपास आ गया था। ठीक है, और ये निफ्टी का इंडेक्स है वो 2,500 के आसपास आ गया था। आज सेंसेक्स आपको पता है कितना है? 77,000। ठीक है, उस समय 22 था। उस समय 21,000 का हाईएस्ट था और जो लोएस्ट पॉइंट था 8,000 का था। उसी साल अपने लो से आज लगभग ऑलमोस्ट 10 गुना है सेंसेक्स, निश्चित तौर पर। और निफ्टी 24,200 के आसपास है जो उस समय 25-2600 थी। तो अब वो रिस्क कहाँ चला गया? रिस्क शॉर्ट टर्म के है लिए। अगर कोई 1-2 साल के लिए इन्वेस्ट करता है उसको जरूर रिस्क है। जल्दबाजी का काम तो शैतान का होता है, ये कहा भी जाता है। जिसको जल्दी थी वो चले गए। जी। तो इसलिए प्लीज पेशेंस रखिए और सब्र का फल मीठा होता है। सबने सुना, आपकी बात से लग भी रहा है। बिल्कुल। तो अभी मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जैसे सपोज करें आपकी एक छोटा दुकान का मालिक है, कोई छोटी दुकान जनरल स्टोर, और एक बड़ी कंपनी का मालिक है। ठीक है, बीच में और भी कई सारे स्टेप्स हैं जिनकी अलग अलग अर्निंग कैपेसिटी है। राइट। कोई 10 कमा रहा है, कोई 20, कोई 25, कोई 50, कोई 1 लाख। तो आप चुनते कैसे हैं कि 10,000 वाले को ये देना है और 1 लाख वाले इनकम को ये देना है? हाँ, ये बात आपने सही की। देखिए, किसी का इनकम मैटर नहीं करता है। अच्छा। किसी का इनकम मैटर नहीं करता है। कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 1 लाख कमा रहा है, कोई 10 लाख कमा रहा है। कोई मेरे यहाँ 1,000 रुपये पर मंथ भी इन्वेस्ट करने आता है, कोई 10,000 भी, कोई 50,000 भी, कोई लाख रुपए भी। जी। कोई एक मुश्त 10-20-50 लाख रुपए भी इन्वेस्ट करने आता है। तो हम चुनते कैसे हैं? हम उनके पैसे से नहीं चुनते हैं, हम उनके रिस्क एपेटाइट से, वो कितना रिस्क ले सकते हैं और बेसिकली वो किस कैटेगरी में आता है। जैसे अगर कोई 60 वर्ष का रिटायर्ड बंदा मेरे पास आता है तो हमारा डिसाइड करना काम होता है कि उनको कम से कम रिस्की फंड दें, बिकॉज ही हैज लेस टाइम। उनके पास कम समय है और रिस्क लेने का भी टाइम नहीं उनके पास, क्योंकि आगे हो सकता है उनका रिटायरमेंट तो है ही, रिटायरमेंट लाइफ है, बच्चों की शादी हो सकती है, ऐसी सारी चीजें। तो वो अपने पैसे को रिस्क में नहीं डाल सकते हैं। तो सिक्योर चाहिए। राइट, हाँ। तो अब म्यूचुअल फंड में हम लोग बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है जो हाइब्रिड फंड है, जिसमें उनके कुछ पैसे लगभग 30-35% डेट फंड्स में, डेट फंड्स जो फिक्स्ड रिटर्न बना करके देता है, और फिक्स रेट बताएंगे। राइट। और 60-65% पैसा उनका इन्वेस्ट होता है ऑलमोस्ट उसमें इक्विटीज में, जो शेयर बाजार में। तो जो शेयर बाजार में पैसा है वो उनके रिटर्न को अल्फा जनरेट करके देता है, मतलब रिटर्न बना के देता है, और वो फिक्स्ड देता है। तो ये थोड़ा सा रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। अब कोई बंदा 25 साल 30 साल का आता है, नई नौकरी करता है, वो मेरे पास आता है फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। तो उसके लिए हम प्लान करते हैं, उसको स्मॉल कैप, मिड कैप्स, इन सारे फंड्स में निवेश कराते हैं। नो डाउट कि उसमें रिस्क ज़्यादा है, बट उसमें पोटेंशियल भी ज़्यादा है। और मुझे पता है कि उस बंदे को अगले 20 सालों तक पैसे की जरूरत नहीं है, तो वो शानदार रिटर्न भी बनाता है। मेरे पास पिछले 10-12 साल के लोगों का रिकॉर्ड है म्यूचुअल फंड्स में, 12-13 साल के लोगों का निवेश का रिकॉर्ड है। लोग 20% के आसपास का रिटर्न बना रहे हैं मेरे यहाँ आज के डेट में भी। पिछले 17 सालों से आप इस बिजनेस में हैं, कभी ऐसा लगा कि नहीं ये तो अब लॉस का धंधा है, या आगे बढ़े ना बढ़े, रुके? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। जब मैं 2009 में इस फील्ड में आया तो उस समय मैं केवल शेयर बाजार का काम करता था।
तो उस समय लोग, मतलब मेरा बेसिकली काम यह था लोगों का डीमेट अकाउंट ओपन कराना, और डीलर मैं खुद था, लोगों के ऑर्डर पंच करता था मैं सिस्टम पर बैठ करके। लोग बोलते थे कि मेरा ये शेयर खरीद लीजिए, इतना शेयर खरीद लीजिए, इतना बेच दीजिए, मेरा यही बेसिकली काम था। सजेस्ट हम नहीं कर सकते थे क्योंकि सेबी का रेगुलेशन है कि हम किसी को स्टॉक्स नहीं बता सकते। हाँ, सजेशन देना मेरा काम नहीं था, एडवाइजरी का काम होता है। कंपनी से एडवाइजरी से मैसेजेस आते हैं, लोग अपने दिमाग लगाते हैं, लेकिन हमारा सजेशन देना काम नहीं था उसमें। जी। उस फील्ड में लोग बहुत लॉस करते थे स्टॉक मार्केट में। हाँ, ये मैं आपसे पूछने वाला था कि अभी तक जितने लोगों से मैं मिला हूँ या मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, शेयर मार्केट का ओवरऑल रिकॉर्ड जब देखते हैं, जो मैं मिला हूँ, बिल्कुल, तो ज्यादातर लोग लॉस में है। ज्यादातर नहीं, उसमें मैक्सिमम लोग लॉस में हैं। तो उसके पीछे का रीजन है कि अभी आप देखेंगे, अभी कहीं भी किसी भी कंपनी के थ्रू अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन कराएंगे, जैसे ही लॉगिन करेंगे तो एक नोटिफिकेशन आता है, उसमें एक मैसेज आता है कि 9 आउट ऑफ 10 क्लाइंट्स आर मेकिंग लॉस। ये उनका नोटिफिकेशन है, वो अवेयर करते हैं कि मतलब ये लॉस का धंधा है, इसमें अपना ही है ये। वो बड़ा स्टडी का मटेरियल है। तो हम और आप सर, लोग लॉस में क्यों चले जाते हैं? अब लोग लॉस में क्यों चले जाते हैं, मैं बता रहा हूं, क्योंकि उनको प्रॉपर उसके बारे में नॉलेज नहीं है कि हमको किस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए या किस शेयर में ट्रेड करना चाहिए। ट्रेड करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। तो अब लोगों को पता ही नहीं है कि कौन सा शेयर अच्छा है या कौन सा बुरा है। अच्छा बुरा भांपने के कई तरीके हैं, जैसे किस कंपनी पर डेट ज्यादा हो, कौन सी मतलब कम है, कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, किसके क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, या उनकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है। तो ये सारी चीजें हैं जिस पर निर्भर करती हैं। तो लोग ये सारी चीजें स्टडी तो नहीं करते, फ्लो करते हैं। किसी से बात करे, भाई तूने क्या लिया, तो भाई मैंने ये लिया, तो मैंने भी ये ले लिया। तब लोग एक दूसरे को देख कर ट्रेड करते हैं, आज मैंने इतना बनाया 1500, मैंने इतना बनाया, और फिर पता चला कि, अब मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता दूं, जब रिलायंस जो कंपनी आप देश की जानी मानी कंपनी है, जब धीरू भाई अंबानी ग्रुप एक साथ था, तो उस समय एक बहुत चर्चित शेयर था रिलायंस कैपिटल, रिलायंस कम्युनिकेशन जो आज मोबाइल की दुनिया में उस समय कर लो दुनिया मुट्ठी में चलता था ना। तो आरकाम, जियो तो अभी आया, मुकेश अंबानी। तो जब बिजनेस डिवाइड हुआ दोनों भाइयों में, तो आरकाम जो है और रिलायंस कैपिटल, रिलायंस एनर्जी, ये सारी कंपनियां अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप में चले गई। तो उस समय लोगों के पास मोबाइल होता था, तो बीएसएनएल का, एसआर का और ये रिलायंस का मोबाइल लोगों के हाथों में होता था। किसी ने सोचा नहीं होगा कि रिलायंस जो कर लो दुनिया मुट्ठी में था, वो खत्म हो जाएगा। आज की डेट में उसके पास एक भी कस्टमर नहीं है, खत्म हो चुकी है। तो अब आप सोच लीजिए कि इतनी बड़ी कंपनी खत्म हो गई और लोग जज नहीं कर पाए। लोगों के पास 700-800 रुपए के शेयर आज भी लोगों के डीमेट में पड़ा हुआ है, और उसका दाम 1-2 रुपए है, क्योंकि उसका क्लाइंट बेस ही नहीं है, तो उसका दाम तो होने का नहीं है जी, कोई है ही नहीं। अब डिफरेंस क्या है, म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है वो बड़ी अच्छी तरीके से जज करता है। जब किसी का क्लाइंट बेस जा रहा होता है तो उसको पता होता है कि मुझे इसमें से एग्जिट करना है। और नॉर्मल क्लाइंट जो है इमोशनली कनेक्ट होता है, मैंने 100 रुपए पर खरीदा था, 80 रुपए हो गया, कैसे बेच दूं। जो फंड मैनेजर है वो प्रोफेशनल है, वो जानता है कि 80 रुपया हो गया, लेकिन ये 8 रुपये हो जाएगा, इसमें से निकलो दूसरे में इन्वेस्ट करो, उसको 160 बनाएंगे। ये डिफरेंस है, ये काम है फंड मैनेजर। हाँ, फंड मैनेजर्स का। तो आप ये बोल सकते हैं कि ये जो स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के दोनों को अगर मैं अपनी भाषा में बोलूं, तो ये दोनों इलेक्ट्रिसिटी है एक तरह की। अब मैं बताता हूँ डिफरेंस क्या है जी। जैसे बाहर वो 11,000 वाली तार आती है ना जी, और एक वो डिस्ट्रीब्यूट होकर के लाइन आ जाती है आपके घर में मीटर के थ्रू, और जैसे आपने पंखे का स्विच दबाया और पंखा चलने लगा, ये एसी का आपने रिमोट दबाया तो एसी चलने लगी और ठंडी हवा दे रही है, आप इंजॉय कर रहे हैं। और बाहर वो 11,000 वाली तार को छू लेंगे तो क्या होगा? तो बस वही डिस्ट्रीब्यूटेड जो तरीके से मैनेज्ड है ना, अब फंड मैनेजर का वही काम है। तो वो सही तरीके से अच्छे स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट कराता है और वहीं से पैसा इन्वेस्ट होकर के आपका रिटर्न बनता है। कमाल की जानकारी दे रहे हैं शैलेंद्र जी। तो मैं तो यही कहूंगा कि जिन लोगों के पास पैसे पड़े हैं वो आए आपके पास और आके इन्वेस्ट करें, फिर देखते हैं कितने साल में कितना। अभी हम उस पर भी आएंगे, तो धीरे धीरे वो चर्चा हमारी जारी रहेगी। श्योर। जानकारियां तो हम लोग ले ही रहे हैं आपसे कि पैसे कहाँ सही जगह लगाएं। लेकिन ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि कई बार लोग ना 1 साल 2 साल 6 महीना म्यूचुअल फंड्स में पैसे जमा करते हैं, ठीक है, लेकिन वो कब निकाल सकते हैं? अचानक मैं ये समझता हूँ किसी को अचानक कोई इमरजेंसी हो गई, उसे पैसे वापस चाहिए, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं आप?
ये आपका सही सवाल है। मैं लोगों को क्यूरियोसिटी रहती है कि हम पैसा कब निकाल सकते हैं। जैसे कोई आता है हमारे पास तो बात करता है कि 10 साल के लिए लगाएंगे, 20 साल के लिए लगाएंगे, तो उतने इंस्टॉलमेंट हम फिक्स करके डाल देते हैं कि 240 इंस्टॉलमेंट 20 सालों के लिए आपका पैसा ठीक है। हर मंथ आपका डिडक्ट होता रहेगा। बट कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस आएगा 2-3 साल बाद, उसको कुछ ऐसा काम आ गया कि वो, या फिर उसकी जॉब चली गई, बिजनेस में, हाँ, उसको पैसे की ज़रूरत है, तो आप कभी भी इसे बंद कर सकते हैं और कभी भी आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। ओके, हाँ, तो पैसे सेफ है, हम ले सकते हैं वापस। हाँ, पैसे ले सकते हैं, जो उस दिन का फंड वैल्यू होगा उस पर आप ये पैसे ले सकते हैं। जी। अब मैं आपको क्लियर कर दूं, जैसे अगर 1 साल के अंदर आप पैसे लेते हैं तो आपको एग्जिट लोड देना होता है। ये चीज जो है एग्जिट लोड आप पर लगाती है। 1 साल के अंदर पैसे आप निकालेंगे तो इतना चार्ज आपको देना पड़ेगा। कितना है वो चार्ज? ये वेरी करता है कंपनीज टू कंपनीज, बट आई थिंक लगभग आधा से 0.1% के आसपास का। अच्छा, किसी का अगर हम 1 साल से पहले निकालते हैं, निकालते हैं तो 1 साल के बाद निकालते हैं तो कोई एग्जिट लोड नहीं लगता है, आप पैसा निकाल जो उसकी करंट वैल्यू है वो पूरा हमें वो मिल सकता आपको है। मिल जाएगा। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण सवाल है, ये हो गया शायद, हाँ, ये बिल्कुल। कुछ बचा उसमें? हाँ, वो पैसा जैसे आपको जब चाहिए तो T+2, मतलब जिस दिन आप बोलेंगे उसके तीसरे दिन आपको पैसा क्रेडिट हो जाता है। इतनी जल्दी? हाँ, यहाँ तो बिल्कुल। लोग बॉन्ड्स लेके चक्कर काटते रहते हैं। ना, कोई ऐसा चक्कर नहीं, लिक्विडिटी एकदम सुपर है। आप आज बोले परसों आपके अकाउंट में। अच्छा, क्या ये जो प्रॉफिट का पैसा हम ले रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में ले रहे हैं, तो उस पर टैक्स भी लगता है? हाँ, टैक्स इसमें 2 तरह के लगते हैं। जैसे एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या है कि जो 1 साल के अंदर आपने प्रॉफिट बनाया, जैसे सपोज किसी ने 1 लाख रुपए लगाया और 1 साल के अंदर वो 8-9-10 महीने के अंदर वो पैसा चाहता है कि मुझे काम है मैं ले लूँ, तो 1 साल के अंदर वो पैसा लगाता है तो एग्जिट लोड तो मैंने बताया था कि वो तो लगता ही लगता है। टैक्स की बात आ गई तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% लगता है। जो आपने प्रॉफिट बनाया, जैसे 1 लाख का 1,10,000 हो गया तो 2,000 रुपया आपको टैक्स पे करना होगा। जब आप डिडक्ट करेंगे तो पैसा आपको 1,10,000 क्रेडिट होगा, एग्जिट लोड काट करके जो भी होता है। और जब आप ITR फाइल करेंगे तो उस समय आपको 2,000 रुपया टैक्स आपके ऊपर आएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। एक दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 1 साल के बाद का जो भी प्रॉफिट है, जैसे आपने आज पैसा लगाया 1 लाख रुपए और आज से 3 साल बाद, मतलब 1 साल बाद कभी भी आप 2 साल 3 साल 4 साल बाद कभी भी पैसा निकाल रहे हैं, उसकी फंड वैल्यू 2 लाख रुपए हो गई, ठीक, या 2.25 लाख, मतलब 1,25,000 तक के प्रॉफिट पर कोई टैक्स नहीं लगता। प्रॉफिट अमाउंट है 1,25,000। हाँ, जैसे 1 लाख का 2.25 लाख तक का आपने निकाला तो कोई टैक्स नहीं। 2.25 लाख के ऊपर, मतलब 1.25 लाख रुपए प्रॉफिट के ऊपर जो भी पैसा होगा उस पर 12.5% आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा। ओके, ये है कंडीशन। हाँ, ये कंडीशन। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी कि पैसा हम निकाल सकते हैं और 1 साल के पहले निकाला तो जो एग्जिट लोड है वो आपको देना है। हाँ, और जो लॉन्ग टर्म है वो टैक्स उस पर दे सकते हैं। लॉन्ग टर्म टैक्स ये पहले 10% लगता था, अब 12.5% लगता है। ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट पॉलिसीज पर। हर साल बजट आते हैं जी, लोग ये वकालत भी कर रहे हैं कि इस पर कुछ टैक्सेस कम किए जाएं। ये वैसे गवर्नमेंट का पार्ट है। हाँ, ये म्यूचुअल फंड्स या AMCs का काम नहीं है। तो गवर्नमेंट जैसा भी आपका काम है सही दिशा में उनका पैसा। राइट। तो ये अभी ना एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सा सवाल है कि सपोज करते हैं कि किसी ने सर्टेन अमाउंट यानी 1,000 रुपए से आपके पास म्यूचुअल फंड्स में डालना शुरू किया। ठीक है, आपको 1,000 आपकी कंपनी को 1,000 रुपए देता है और 20 सालों तक लगातार देता है। ठीक है। तो कितना अमाउंट आ सकता है 20 साल में, हाँ, जो मिनिमम रेट है? जो अब 20 सालों के लिए थोड़ा सा मुझे कैलकुलेटर यूज करना। प्लीज। वैसे मैं बता भी सकता हूँ क्योंकि मेरे पास इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड भी हैं। हाँ, लेकिन ये मेरे लिए ज्यादा अच्छा ये ज्यादा अच्छा है, हम रियल टाइम देखेंगे। तो जैसे 1,000 रुपया पर मंथ लगाते हैं तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर से हम कैलकुलेट करेंगे तो 12,000 रुपये 1 साल के लगाते हैं। 20 साल तक आपने बोला 20 साल तक इन्वेस्ट करते हैं और आई सपोज कि 15% के आसपास के रिटर्न उस क्लाइंट को बनता है। मैं ये % आप कैसे बोल रहे हैं? पिछला रिकॉर्ड ऐसा है? हाँ, बिल्कुल है। आप तमाम सारे फंड्स हैं जिनके रिकॉर्ड्स हैं जो 15, 18, 20%। मेरे पास 7-8 साल पुराने क्लाइंट्स हैं, जैसे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, 20% के आसपास का रिटर्न है उसका। आप चेक कर सकते हैं कहीं भी। तो हाँ, ये क्लियर कर दूं कि हम कमिट नहीं करते हैं जी, ये हम पास रिकॉर्ड के आधार पर हम ये बात करते हैं। तो एक 20 सालों में लगभग 15% के आसपास का रिटर्न अच्छा किसी 1,000 पे कितना है बन सकता है। तो कैलकुलेट करेंगे तो आप ये देखिए, ये फिगर निकल के आ रहा है लगभग 14 लाख समथिंग के आसपास का। 1,000 रुपये पर मंथ आप लगाएंगे तो लगभग 2,40,000 रुपये आप इन्वेस्ट करते हैं और लगभग 14 लाख के आसपास अगर आप
10,000 लगाते हैं तो 1.5 करोड़ के आसपास। क्या बात है। तो ये तो वो बात हो गई ना कि मतलब मैं तो यही कहूंगा कि जिसके पास भी थोड़े भी सेविंग्स के पैसे हैं वो इधर यानी शैलेंद्र जी के पास आके आप धीरे धीरे जमा करते रहे, 20 साल बाद एक बहुत अच्छी इनकम आ रही है। लेकिन बैंक्स में अगर हमें जमा करते हैं 1,000 महीना बैंक में, जी, तो उससे कितना आता है उसमें इंटरेस्ट? उसमें 6-6.5%, अब कोई 6.75 या कोई 7% का वो। और आप 15% और डबल से ज्यादा? हम तो बैंक्स में जमा ही नहीं करते हैं क्योंकि हमें पता, मतलब बैंक्स में एक अमाउंट हमारा जो भी है वो रहता है कि कभी इन केस जी। सुबह शाम वाली जरूरत यूपीआई करने के लिए, तो उसमें 6-7% के आसपास का रिटर्न बनता है। इसमें 15%, 17-18%। मेरे क्लाइंट्स के खुद के इन्वेस्टमेंट है। मेरा एक क्लाइंट है, वो 3,000 रुपये पर मंथ जमा करता है। अच्छा। उसका लगभग 10 सालों का रिकॉर्ड है। उसने लगभग 3.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं। आज के डेट में करंट उसका वैल्यूएशन 11 लाख समथिंग है। और अगर इसी स्पीड से, मतलब इसी 3,000 पर मंथ वो जमा करता रहा, तो अगले 10 सालों में उसके पास 55 से 60 लाख रुपए होंगे। और अभी उसका रिटर्न 19% है। मैं आगे के 10 सालों का 15% के हिसाब से कैलकुलेट करता हूँ। जी। तो एक साधारण इन्वेस्टर, आपने 1,000 बोला, मैंने 1,000 पर मैंने बता दिया, लेकिन आज के डेट में 5,000, 10,000 लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। और लोग कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं या जिनकी नई जॉब या नया बिजनेस है, वो 1,000 रुपये भी जमा करते हैं। तो 3,000, 5,000 रुपये जमा करना किसी के लिए बड़ी बात नहीं है। जी। तो एक सोचिए कि एक 3,000 रुपया जमा करने वाला बंदा धीरे धीरे जमा करते हुए 20 सालों में 55-60 लाख का, और इवन उसके अगले 5 साल में वो 1 करोड़ के ऊपर होगा। सोचिए तो क्या है वो, ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो तो अच्छा है ही, उसमें सबसे बड़ा की फैक्टर क्या है आप समझिए। म्यूचुअल फंड तो लोगों को लगता है थोड़ा फैसिनेटिंग, जादुई, लेकिन सबसे बड़ी चीज है ना, जो लोग अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वो सबसे बड़ी चीज है। जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूँ, वो 10 साल से बिना क्वेश्चन किए हुए, बिना अपना स्टेटमेंट पूछे हुए कि मेरा वैल्यूएशन क्या है, और तो वो यहाँ तक पहुंचा है। वो एक एग्जांपल मैंने दिया है। मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो वो भी 10-12 साल से इन्वेस्ट करते हुए वो करोड़ों रुपए के आसपास पहुंच रहे हैं। पर्सनल उनका वैल्यूएशन पहले 1,000, 2,000, 5,000 से आए थे, आज 50,000, 70,000, 80,000 पर मंथ जमा करते। उनका कन्विक्शन इस फील्ड को लेकर के बढ़ गया, दूरदर्शी रही सोच। हाँ, और धीरे धीरे इन्वेस्ट करते हुए उनको ये समझ में आया कि ये मार्केट बड़ा सही है। जबकि मार्केट कभी गिरता है तो उनके पोर्टफोलियो पर डेंट भी होता है अच्छा खासा, वो उनको दिखता भी है, लेकिन उस डेंट के बाद भी कहीं और इन्वेस्टमेंट से वो बहुत अच्छा रिटर्न उनका ऑलरेडी बना हुआ, कितना भी गिरेगा तो वो। बड़ी अच्छी जानकारी दे रहे हैं आप। और तो मुझे आपसे बात करने के बाद यही समझ में आ रहा है कि जो भी लोग सेविंग कर सकते हैं, प्लीज म्यूचुअल फंड्स पे जरूर इन्वेस्ट करें, किसी से करें। हाँ, किसी से करें। ये तो कोई शर्त नहीं है। देखिए, आप इन्वेस्ट कहीं से भी करें, आप किसी भी NISM सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से, जो एक फाइनेंशियल एडवाइजर हो, जिसका एक एक्सपीरियंस हो, आप उससे आइडिया ले सकते हैं और आप अपने पैसे को सही जगह निवेश करिए। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पैसे को सही जगह निवेश नहीं कर पाने के कारण वो अपने लाइफ के गोल्स अचीव नहीं कर पाते। जी बिल्कुल। 2 बंदे हैं, एक दोनों का सेम इनकम है, एक बंदा अच्छी जगह इन्वेस्ट करता है, म्यूचुअल फंड्स में SIPs के थ्रू इन्वेस्ट कर रहा है, और एक बंदा कोई ट्रेडिशनल वो इंश्योरेंस को ही इन्वेस्टमेंट मान करके और तमाम ये डाक खाना, मतलब मैं वो एक फिक्स्ड एसेट वो है, मतलब फिक्स्ड इनकम प्लान है वो भी ठीक है जी। आपको वहां पर भी कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन जरूर इधर भी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स पे जरूर करें। अगर आप अपने रिटर्न को थोड़ा अल्फा देना चाहते हैं, स्पीड देना चाहते हैं तो। वाह क्या बात। तो मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि जैसा बताया आपने 17 सालों का आपका एक्सपीरियंस है, तो मैं जो इन्वेस्ट करूंगा आपके ही थ्रू करूंगा। तो जो खासतौर पे जो लोग गाजीपुर के हैं वो तो आपसे मिल ही सकते हैं, क्योंकि मैं तो सेटिस्फाइड हूँ आपसे बात करने के बाद। अच्छा, अगर किसी ने 2 साल तक म्यूचुअल फंड में पैसे डाले, बिल्कुल, और सपोज करें उसके पास 2 लाख रुपए उसने जमा किए, तो वो पूरा पैसा ही निकाल सकता है या आधा भी निकाल सकता है? हाँ, देखिए, आप म्यूचुअल फंड में जितनी भी फ्लेक्सिबिलिटी हो सोच सकते हैं ना, सो करके, वो सारी फ्लेक्सिबिलिटी है। आपके एक क्वेश्चन के बाद जो है मैं आपके सारे चीजों का मैं जवाब दे देता। जी। जैसे कि कितना पैसा निकाल सकते हैं, जैसे आप 2 लाख जमा किए हैं, आपको उसमें से 20,000 निकालना है, आप 20,000 निकाल सकते हैं। 10,000 निकालना है, 50,000 निकालना है, पूरा निकालना है। आप SIP 10,000 की चलाते हैं, उसको 5,000 करना है, 15,000 करना है, 2,000 भी सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, बंद कर सकते हैं, अरे वाह, जो चाहे वो कर सकते हैं। बड़ी सहूलियत है फिर यहाँ। बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं कि फंसने वाला, और ऐसा नहीं कि आपने बोला था कि 20 साल तक जमा करना है और आपने 2 इंस्टॉलमेंट ही दिए तो आपका पैसा लैप्स हो जाएगा, ऐसा कुछ इसमें नहीं है। बहुत फ्लेक्सिबल है। राइट, बिल्कुल। अभी आप मुझे ये बताइए कि अगर किसी ने
8-10 साल जमा किया ठीक है, और अब उसको पड़ गई जरूरत लोन की, ठीक है। तो क्या उसके अगेंस्ट लोन मिलता है? हाँ देखिए, मैं बता रहा हूँ, जैसे जैसे ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है तो वैसे इसमें तमाम जो है फैसिलिटीज क्लाइंट्स के लिए आ रही हैं। जैसे अब लोग इसमें पैसा भी खुल करके जमा कर रहे हैं। मैं आपको एक डेटा बता देता हूँ। आज से 10 साल पहले म्यूचुअल फंड का AUM इंडिया में 14 लाख करोड़ के आसपास था। अच्छा, मतलब 2015-16 के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ। 2014 में 11 लाख करोड़ था, और आज के डेट में म्यूचुअल फंड का AUM इंडिया में लगभग 82 लाख करोड़ है। ठीक है, मतलब लोगों का इतना विश्वास है, लोग अपना झोंक करके पैसा दे रहे हैं। अब आपका क्वेश्चन आया कि क्या लोग लोन ले सकते हैं? जी तो लोन तो इतनी आसानी से हमारी इंडस्ट्री देती है, और खास करके हमारी कंपनी जिसके थ्रू मैं रजिस्टर्ड हूँ, प्रूडेंट एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड। जी तो हमारे यहाँ एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज के तहत हम 10.75 के इंटरेस्ट रेट पर इंस्टेंटली लोन डिस्पर्स करते हैं। इंस्टेंटली जैसा आपके शब्द में ही है, तुरंत, कितना जल्दी जितनी देर में एक चाय आप फिनिश कर लें। लोन हो जाता है? लोन हो नहीं जाता, आपके अकाउंट में वो डिस्बर्स हो जाएगा। यहाँ तो बैंक के महीनों चक्कर काटने पड़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं है आपको। यहाँ पर मैंने बताया ना कि एक गर्म चाय जितनी देर में आप फिनिश करेंगे जी, उतनी देर में आपका लोन डिस्बर्स हो जाता है आपके अकाउंट में। तो सपोज हमने 10 लाख रुपए जमा किए, ठीक है, तो हम कितना ले सकते हैं लोन? अभी तक हमारी कंपनी जो है प्रूडेंट, वो DSP फाइनेंस के थ्रू लोन जो है अवेल कराती है, सबको सैंक्शन कराती है। तो ये 45% आपके वैल्यूएशन का देती थी, बट पिछले 1 महीने से 2 महीने से ये लगभग अप टू 70% आपके अमाउंट का देती तो है। 10 लाख पे 7.5 लाख तक? 7 लाख, 70%। ओके, तो 7 लाख तक का लोन आपको 10.75 के इंटरेस्ट रेट पर आपको डिस्पर्स कर देती है, जिसमें कुछ चार्जेस हैं, ये भी क्वेश्चन आएगा। तो विथ GST 1180 रुपए के आसपास आपका ये प्रोसेसिंग चार्ज है। बहुत ही नॉमिनल है, इसमें जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। जी और 6 साल के लिए OD करती, ओवरड्राफ्ट। सबसे अच्छी बात है कि जैसे आपने 7 लाख का OD करा लिया और उसमें से 2 लाख निकाले अपने काम के लिए, ठीक है, तो आपके 2 लाख पर इंटरेस्ट लगेगा। कोई बिजनेसमैन होगा तो इस बात को अच्छी तरीके से समझेगा। समझ गए। तो 2 लाख का पर ही ब्याज लगेगा, और फिर उस 2 लाख को आप अगर आपने जमा कर दिया तो 7 लाख का वो लोन खड़ा है, लेकिन आपका ब्याज नहीं लगेगा। जब जरूरत हो इंस्टेंटली क्लिक किया, आपके बैंक अकाउंट में निकालिए, एंजॉय करिए। जितना निकाला उतने पर हमारा इंटरेस्ट देना। हर महीने की 7 तारीख को इंटरेस्ट ऑटो डेबिट होता है, और बाकी प्रिंसिपल अमाउंट आप जब चाहे तब विद इन 6 ईयर्स आप भर सकते हैं। 6 साल के बाद भी आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको रिन्यूअल कराना पड़ेगा OD। उसके लिए 750 रुपये प्लस GST, ऑलमोस्ट 800-900 रुपये के आसपास। कुल मिलाकर ना बड़ी ही फ्लेक्सिबल सर्विसेज हैं। बिल्कुल। तो अच्छा लगा ये भी मुझे कि लगभग 70% के आसपास, 75% के आसपास। और ये एक्चुअली मैं क्लियर कर दूं, जैसे लोग पूछे कि क्यों, मतलब किसी का पैसा है तो क्यों ना निकाल ले, क्यों लोन ही ले। जैसे जब हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं तो ये चीज क्लियर हो रही है कि 15% 18% के आसपास का रिटर्न लोगों का बन रहा है जी, या 12-14% ही बन रहा है। तो अगर लोन हमारा 10.75 के आसपास का है और हमारा जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है वो 15% के ऊपर का रिटर्न बना रहा है, तो लोन लेना ज्यादा बेहतर लोग समझते हैं। कि मैं लोन को प्रीफर नहीं कर रहा हूँ कि लोन लीजिए, लेकिन हमारे यहाँ सहूलियत है। जैसे किसी ने सोचिए कि हमारे पास भी लोगों का पैसा, किसी क्लाइंट का 1-8 करोड़ के आसपास भी है, अगर उसको अभी पैसे की जरूरत आ जाए 20 लाख रुपए की, तो उसके पास ऑप्शन है कि लोन ले सकता है या रिडम्पशन कर सकता है। दोनों ऑप्शन है, जिसमें जाना चाहे तो वो जा सकता है। अच्छा, जब हम लोन लेते हैं तो उस दौरान क्या वो पैसा मतलब बढ़ता है या फिर वो ब्लॉक हो जाता है? नहीं, वो तो मार्केट के हिसाब से वो परफॉर्म करता रहेगा। अच्छा। हाँ, बस ये है कि जब आप लोन लेते हैं तो आप उस दौरान आप उस फंड्स को बेच नहीं सकते हैं, क्योंकि वो जो है ना प्लेस हो जाती है, वो कंपनी के पास गिरवी हो जाती है, तब तक आप बेच नहीं सकते। वो तो मार्केट के हिसाब से चलता रहेगा। राइट। अरे वाह। तो जैसे ना हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी बीमारी बताते हैं और हमें दवा देते हैं, तो वैसे आप फाइनेंशियल डॉक्टर हैं और हम अपने सवाल पूछते रहते हैं और वैसे वैसे हमें दवा देते रहे, सलाह देते रहे, प्रिस्क्रिप्शन देते रहे कि अब ये करिए तो आपका पैसा बढ़ता रहेगा। बिल्कुल। तो अभी जाते जाते क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, मैं ये इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग हैं जो कंफ्यूज्ड हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। क्या लोग अपने इन्वेस्टमेंट को गलत जगह पर लगाते हैं, ट्रेडिशनल वे में पैसे को इन्वेस्ट करना, जो एक तरह से देखे तो आपका पैसा बढ़ नहीं घट रहा है, क्योंकि आपका पैसा आपके इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहा। जी। दूसरे बेफजूल खर्च
वही गाड़ियां ले रहा है ऐसे वैसे। अच्छा, गाड़ी लेना ठीक है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ठीक है? गाड़ी अलग मैटर है, जी। म्यूचुअल फंड अलग मैटर। अगर आपकी जरूरत हो तो गाड़ी लीजिए, आपकी जरूरत नहीं है, अगर आपके दोस्त ने या किसी रिश्तेदार ने गाड़ी ली है और उसको देख करके आप गाड़ी लेते हैं तो मत लीजिए, क्योंकि वो लाइबिलिटी है। हाँ, ये जरूरत हो तो गाड़ी जरूर लीजिए। जी। तो मैं ये चाहता हूँ कि लोग अपने पैसे सही जगह इन्वेस्ट करें, तो जिसकी वजह से वो अपना बेहतर रिटर्न बना पाएंगे, और बेहतर रिटर्न बेहतर भविष्य की निश्चित तौर नींव उसकी रखता नींव है। है। तो ये बहुत जरूरी है तो लोग। मुझे ना समझ में आया कि गाड़ी आप ले रहे हैं तो गाड़ी का रेट बढ़ता नहीं है, वो घटता रहता है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में आते हैं तो वो बढ़ते क्रम में रहता है। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी बात बताई आपने, और बहुत ढेर सारी बातें हमने की, खूब मस्ती की, और मैं भी इन्वेस्ट करना शुरू कर रहा हूँ आपके साथ, क्योंकि मुझे थोड़ा भरोसा हो गया आपके ऊपर आपके 17 साल के एक्सपीरियंस को देखते हुए। बिल्कुल, तो मैं करूँगा। श्योर करिए। और इसके पहले अगर आप चेक करना चाहते हैं तो मेरे जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट जी। हैं उनसे जरूर आप मिलिए और समझिए सर्विसेज के बारे में, जरूर। किस तरह की सर्विसेज हैं हमारी। मैं आपका नंबर दे सकता हूँ डिस्क्रिप्शन में, हाँ, ताकि लोग आपसे संपर्क कर सके जिन्हें अपने पैसे सही जगह लगाने हैं। और केवल गाजीपुर नहीं, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, फोन नंबर मैं दे दूंगा, कॉल करके आप इनसे बात कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, और मन करे तो प्लीज अपने पैसे जरूर इन्वेस्ट करें, सही जगह करें। हाँ बिल्कुल। और इन्वेस्टमेंट का ये इसमें सिस्टम बड़ा ही सिंपल है। जी। कोई कहीं भी बंदा हो, हमारे यहाँ दिल्ली में, इवन अब्रॉड में भी, बाहर भी रहने वाले लोग, कोई दुबई में है, उन लोगों के पैसे हमने इन्वेस्ट कराए। ऑनलाइन प्रोसेस है, थोड़ा सामने वाला बंदा बस केवल ये सब मोबाइल ऑनलाइन समझता चीजें हाँ समझता हो तो स्मूथली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाता है और ऑटोमेटिकली पैसा डिडक्ट होता रहता है। बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही बस पैसे बचाइए, पैसे इन्वेस्ट करिए, और कुछ साल बाद रिटर्न बहुत अच्छा आपको मिलने वाला है। Sure. बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी, ऐसे ही बस लोगों की मदद करते रहिए और पैसे को दुगुना तिगुना 4 गुना करते रहिए। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद। नमस्ते।